हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। अपने बायोलॉजी का जो सिलेबस का अंतिम पार्ट चल रहा था क्लासिफिकेशन का, और क्लासिफिकेशन के अंदर अपना जो आज का पार्ट है वो है पार्ट 4। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी क्लासिफिकेशन की, उसके 3 पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ना आरंभ किया था। और पंच जगत प्रणाली जो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दी गई थी, जिसके अंदर उन्होंने संपूर्ण जगत के अंदर पादपों और जंतुओं को 5 वर्गों में बांटा था। वो 5 वर्ग कौन कौन से थे? वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इस प्रकार के थे। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम मुख्य रूप से शैवाल के बारे में बात करेंगे। देखो, शैवालों की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि हम ये शैवाल वर्ग किसके अंतर्गत आता है और क्यों इसको पढ़ा जाता है। तो देखना, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो पंच जगत प्रणाली पढ़ रहे हैं, पंच जगत प्रणाली, ये पंच जगत प्रणाली किसने दी थी? पंच जगत प्रणाली अपने को पता है कि ये पंच जगत प्रणाली आर.एच. व्हिटेकर ने प्रस्तुत की थी। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने अभी तक पढ़ा था कि जो ये मोनेरा होता है, वर्ग मोनेरा, दूसरा क्या वर्ग था? दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा था? तीसरा अपना वर्ग था, वो था कवक वाला फंजाई, और चौथा अपना वर्ग आता था, वो आता था प्लांटी, यही आता था। और पांचवा क्या है? पांचवा आएगा एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक यानी फंजाई हमने पढ़ लिया। अब प्लांटी पढ़ेंगे। हमने हेडिंग लगाई है सवाल। अब ये कैसे संभव हो गया? तो देखिए, क्या है कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो पंच जगत प्रणाली के अंतर्गत प्लांटी वर्ग रखा था, इस प्लांटी वर्ग के अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण प्रकार के पादपों को रखा था। प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण प्रकार के पादप को इसके अंदर इंक्लूड किया था। ठीक है। इस पंच जगत प्रणाली के अंदर जो प्लांटी वर्ग था, ये जो प्लांटी वर्ग है, इसके अंदर सभी प्रकार के पादप को तो रखा था, लेकिन उसको अलग अलग वे के अंदर डिस्क्राइब नहीं किया था। यानी कि उसके सब वर्ग की बात की जाए या अलग अलग भागों में नहीं बांटा था कि कौन से आएंगे शैवाल, कौन से एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो वगैरह बातें हैं, वो उन्होंने इंक्लूड नहीं की थी। तो इन सभी पादप को प्लांटी वर्ग के अंदर रखा गया था। उन सभी को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था। अलग अलग भागों में किस प्रकार कि प्लांटी वर्ग को मुख्यतः अलग अलग भागों में बांटा। उसका पहला वर्ग है, पहला है शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म, और पांचवा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ये मुख्य प्रकार के प्लांटी के अंतर्गत मुख्य 5 उपवर्ग बनाए गए थे। इन मुख्य 5 उपवर्गों के अंतर्गत सभी पादपों को इंक्लूड किया गया था। तो हम इस प्लांटी जो वर्ग है, इसका अंतर्गत पादप का पहला शैवाल को पढ़ेंगे आज। शैवाल वर्ग क्या होता है, किस प्रकार इसके अंदर कौन से पादप आता है, कैसा उनका शारीरिक संरचना होती है, और मुख्य रूप से वो कितने टाइप के होते हैं, उनका कलर कैसा होता है, एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, और इसका अपने जीवन के अंतर्गत लाभदायक या हानिकारक क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, ये समझ में आ गया कि हम शैवाल क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शैवाल एल्गी। ठीक है। तो चलिए, अपना आज का जो टॉपिक है वो है शैवाल एल्गी। अब देखो, शैवाल क्या होते हैं, किस प्रकार के इसका जो ये नामकरण है, वो शैवाल वगैरह पढ़ा। इसके बारे में जानने से पहले एक बात समझ लेना कि ये जो वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम हम बोलते हैं एल्गी। ये एल्गी है जिसका मतलब शैवाल होता है। ये एक बहुवचन है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? इसका सिंगुलर फॉर्म होता है एल्गा। क्या होता है? एल्गा इसका सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन है। ठीक है। और ये सभी नामकरण किसके द्वारा दिए गए थे? ये सभी नामकरण दिए गए थे लीनियस द्वारा। किसके द्वारा? लीनियस। कौन सा लीनियस? कैरोलस लीनियस द्वारा। ठीक है। अब देखो, एल्गी या एल्गा बोले, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, इस एल्गी या एल्गा का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। क्या होता है? समुद्री खरपतवार।
तो इससे नाम से अपने को पता चल गया कि जो ये एल्गी है ये मुख्यतः क्या है, जलीय है। क्या है? जलीय पादप है। ये देखो 3 क्वेश्चन बने। पहला, एल्गी शब्द किसने दिया था या एल्गी नाम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है। दूसरा, एक वचन एल्गा कहलाता है, शाब्दिक अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। इससे ही अपने को पता चल गया कि ये अधिकांश यानी कि मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? जल के अंदर पाए जाने वाले पादप होते हैं। अब देखो और इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनता है, और इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि यह संपूर्ण विश्व में एल्गी की जो जातियां पाई जाती है उनमें से भारत के अंदर एल्गी की जातियां पाई जाती है 6500 जाति। कितनी? 6500 भारत के अंदर जातियां पाई जाती हैं। और राजस्थान के अंदर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर एल्गी की कितनी जातियां पाई जाती हैं, तो राजस्थान के अंतर्गत एल्गी की मुख्य रूप से 280 जातियां पाई जाती हैं। 280 जातियां पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत के अंदर एल्गी की 6500 जातियां, राजस्थान के अंदर 280 जाति पाई जाती है। और बात की जाए तो एल्गी शब्द की बात की जाए तो एल्गी को और क्या क्या, इसके और क्या नाम है, तो मुख्य रूप से इनको बोला जाता है वाटर मॉसेस। अन्य नाम, अन्य नाम, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है वाटर मॉसेस, वाटर मॉसेस। ये भी इन्हें कहा जाता है, इन्हें पॉन्डसोम्स भी कहा जाता है, पॉन्ड्स सुम्स भी नहीं कहा जाता है, फ्रॉग स्पिटल भी नहीं कहा जाता है। ये सारे इसके क्या नाम है? अलग अलग नाम हैं जो एल्गी को दर्शाते हैं। ये सब अगर आपने को मिले तो ये क्या है? ये सभी एल्गी के बारे में ही कह रहे हैं। ये मुख्यतः नाम किसके हैं? एल्गी के, फ्रॉग स्पिटल, पॉन्डसम्स, वाटर मॉसेस आदि। ठीक है। अब इसकी बात की जाए कि एल्गी है, हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एल्गी के बारे में पढ़ने या इसका अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? तो देखना, शैवालों के बारे में अध्ययन को, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन देखो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी, या कई बार लिखा मिलता है अपने को फाइकोलॉजी। ठीक है। ये दोनों क्या है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब बात कर ली हमने शैवालों के अध्ययन की, तो शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? तो शैवाल विज्ञान के जनक, फादर, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर कि हु इज द फादर ऑफ एल्गोलॉजी या हु इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, एक ही बात है। तो इनका जनक कौन है? F.E. फ्रिच। कौन है? F.E. फ्रिच। ये कौन है? ये शैवाल विज्ञान के जनक है, F.E. फ्रिच। अब F.E. फ्रिच पूरे के पूरे ओवरऑल शैवाल विज्ञान के जनक है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के अंदर भी इसकी जातियां पाई जाती है 6500 के आसपास, तो भारत के अंदर भी कुछ ना कुछ किसी को श्रेय मिलना चाहिए। तो इसके आधार पर भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय शैवाल विज्ञान के, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? ये बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अपने को इसका नाम बड़ा है और सबसे पीछे वाला वर्ड मिलता है। पूरा नाम क्या है? देखो इसका पूरा नाम है M.O.P. अयंगर, M.O.P. अयंगर। कौन है? M.O.P. अयंगर। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? M.O.P. अयंगर। ऑप्शन के अंतर्गत अयंगर मिलता है और ये अयंगर सही आंसर है, जो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है। आपने को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है? शैवालों का शैवाल विज्ञान के जनक या भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक? दोनों का ऑप्शन को देखकर अपने को चलना है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है M.O.P. अयंगर, और शैवाल के यानी कि शैवाल विज्ञान के संपूर्ण ओवरऑल इंडिविजुअल द वर्ल्ड यानी ग्लोबल बात की जाए ग्लोबली तो F.E. फ्रिच है। ठीक है। ये तो होगी। अब ये बात कर रहे हैं बार बार शैवाल शैवाल शैवाल, तो शैवाल है क्या, कैसे होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? तो शैवालों की बात की जाए तो देखें, शैवाल मुख्य तौर पर क्या है? पादप होते हैं। पादप कैसे? पर्णहरित युक्त पादप होते हैं। पर्णहरित
युक्त पादप होते हैं। शैवाल पर्णहरित युक्त पादप होते हैं। और क्या होते हैं? यह स्वपोषी होते हैं। जाहिर सी बात है कि पर्णहरित युक्त है तो स्वपोषी होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो स्वपोषी पादप होते हैं। और क्या होते हैं? इनका जो पादप शरीर होता है, शैवालों का पादप शरीर थैलस होता है। कैसा होता है? थैलस होता है। अब ये थैलस वर्ड आ गया। अब ये थैलस क्या होता है? देखो, थैलस का मतलब होता है वे पादप जिनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता, उसे बोला जाता है थैलस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थैलस क्या होता है? ऐसे पादप जिनका शरीर, यानी कि अपने हिसाब से ये समझ लीजिए कि देखने पर पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसका तना कौन सा है और इसकी पत्तियां कौन सी है, उसे बोला जाता है कि पादप शरीर कैसा है? थैलस है। तो शैवालों का पादप शरीर कैसा है? थैलस होता है, यानी कि उनको जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं कर सकते। हम इंडिविजुअली उनको इंडिकेट भी नहीं कर सकते कि कौन सी इसकी जड़ है, कौन सी इसका रूट है, कौन सा इसका स्टेम है। तो ये तो पता चल गया। अब ये क्या है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इनका आवास देख लेना। कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि केवल और केवल जल में होते हैं। याद रखना, ऑप्शन के अंदर अगर जल को छोड़कर एक चीज और मिलती है तो भी वो भी राइट है। मुख्यतः तो ये क्या होता है कि जलीय होते हैं, लेकिन ये बर्फ में भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? बर्फीले क्षेत्रों के अंदर भी शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनका हो गया आवास। अब मुख्य रूप से शैवाल के अगर बात की जाए प्रकार, तो ये 11 प्रकार की शैवाल होती है। लेकिन एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि 11 प्रकार की में से अपने को क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, और इंडिविजुअली बात की जाए जनरल साइंस में तो इनको मुख्य हम 5 भागों के अंदर बांटकर उनके कलर के अकॉर्डिंग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब 5 भागों में कैसे बांटकर कलर के अकॉर्डिंग, तो इसका पहला भाग हम समझते हैं कि पहली कौन सी शैवाल है। तो पहली शैवाल को अपने को याद रखना है क्लोरोफाइसी। कौन सी शैवाल? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी शैवाल। अब देखो, क्लोरोफाइसी शैवाल कौन सी होती है तो समझिएगा, क्लोरोफाइसी शैवाल मतलब कि नाम से पता चलता है, क्लोरो मतलब कि कुछ न कुछ हरित लवक वाला या क्लोरोफिल वाला वर्ड आ रहा है। तो ये कैसी होती है? हरी शैवाल होती है। कैसी होती है? हरी शैवाल। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो वॉलवॉक्स है, कारा है, ये सब क्या है? हरी शैवालों के एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, कारा, ये सभी क्या है? हरी शैवालों के एग्जाम्पल है। क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। दूसरे में बात की जाऊं तो दूसरा कौन सी शैवाल होगी अपने? दूसरी होगी अपनी जेंतोफाइसी। कौन सी? जेंतोफाइसी। पहली थी क्लोरोफाइसी, दूसरी कौन सी है? दूसरी है अपने जेंतोफाइसी। अब जेंतोफाइसी क्या रहेगी? जेंतोफाइसी वे शैवाल होती है जो पीले हरे रंग की होती है। कौन सी होती है? पीले हरे रंग की। यानी कि पहली कौन सी थी? हरी शैवाल। दूसरी जेंतोफाइसी कौन सी होगी? पीली हरी शैवाल। ठीक है, तो ये जेंतोफाइसी क्या है? पीली प्लस हरी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मुख्यतः अपने को एक ही याद रखना है, बोट्रीडियम। क्या एग्जांपल है इसका? बोट्रीडियम। ये होगी जेंतोफाइसी। तीसरी हम बात करी जाए तो तीसरी है फियोफाइसी शैवाल। कौन सी? फियोफाइसी शैवाल। फियोफाइसी का मतलब क्या होगा? देखो, पहले क्लोरोफाइसी, दूसरी जेंतोफाइसी, तीसरी है फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब होता है बुरी शैवाल। और एग्जाम के अंदर पूछी गई है निम्न में से एक बुरी शैवाल है, निम्न में से एक हरी शैवाल है, या निम्न में से एक लाल शैवाल है। तो फियोफाइसी का मतलब होता है बुरी शैवाल, और इसके एग्जाम्पल्स है अपने सारगेसम वगैरह राजस्थान में पाया जाता है। याद रखना, फियोफाइसी मतलब कि बुरी शैवाल। एग्जाम्पल अपने को याद रखना है, सारगेसम है, फ्यूकस है, सारगेसम, एक दो और याद रखना है क्योंकि दोनों प्रकार की जो होती है वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है, फ्यूकस वगैरह। तो पहली क्लोरोफाइसी, दूसरी जेंतोफाइसी, तीसरी फियोफाइसी। चौथी कौन सी हो जाएगी? तो चौथी हो जाएगी अपनी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। रोडोफाइसी कौन सी शैवाल रहेगी? रोडोफाइसी का मतलब होता है लाल प्रकार की शैवाल। कौन सी शैवाल? लाल शैवाल। लाल शैवाल कौन सी? रोडोफाइसी होती है, लाल शैवाल होती है। अब रोडोफाइसी का एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। क्या एग्जांपल है इसका?
पॉलीसाइफोनिया किसका एग्जाम्पल है? एक प्रकार की लाल शैवाल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और पांचवी अपनी है मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी शैवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन वाली है। मिक्सोफाइसी शैवाल होती क्या है? देखिएगा, मिक्सोफाइसी शैवाल का मतलब होता है नील हरित शैवाल। इन्हें क्या बोला जाता है? नील हरित शैवाल। किसको बोला जाता है? मिक्सोफाइसी को। और नील हरित शैवालों के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो नील हरित शैवालों का एग्जाम्पल क्या रहेगा? नॉस्टॉक, एनामीना, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? नॉस्टॉक, एनामीना, ये सभी शैवाल हैं जो मिक्सोफाइसी का एग्जाम्पल। तो देखो, मुख्य प्रकार की तो 11 वर्गों में बांटा गया है, इनको क्लासिफाइड किया गया है इन शैवालों को। लेकिन ये 5 अपने को एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है। उसके अंदर अपने को एग्जाम, एक तो फियोफाइसी इंपॉर्टेंट है, भूरी, रोडोफाइसी लाल और क्लोरोफाइसी हरी। लाल, भूरी और हरी, इनके एक एक एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। और कौन सी होती है ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि फियोफाइसी है भूरी शैवाल, लाल शैवाल, हरी शैवाल या नील हरित शैवाल, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जनरल वे में। तो ये मुख्य अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने बात की है कौन कौन सी शैवालें होती है, किस प्रकार में इनका आवास होता है और अत्यधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है। याद रखना, सारगेसम है, फ्यूकस है, नॉस्टॉक, एनामीना राजस्थान में पाई जाने वाली 280 जातियों में से एक है, ठीक है। और मुख्य रूप से इंडिया के अंदर 6500 जातियां पाई जाती है। और इसका अन्य नाम है, इसका अध्ययन, इसका जनक, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो हमने इसके एग्जाम्पल देख लिया। अब इसका महत्व देखते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो क्या शैवालें अपने लिए लाभदायक है या शैवाल अपने लिए हानिकारक है, तो इसके महत्व को अब हम देखते हैं। अब हम शैवाल का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व देखते हैं। महत्व मतलब कि एग्जाम के अंतर्गत इनसे ही क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी चीजें अपने लिए लाभदायक है और कौन सी चीजें शैवालों की अपने लिए हानिकारक है। तो पहले हम देखते हैं कि लाभदायक प्रभाव। लाभदायक प्रभाव कैसे कि शैवालों के जो लाभदायक चीजें अपने लिए कौन सी वो फायदेमंद है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लाभदायक में मैं बात करूं तो शैवालों की सबसे पहले लाभदायक तो ये है कि हम शैवालों को भोजन के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। भोजन के रूप में, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में कैसे उपयोग लेते हैं शैवालों को? तो देखिएगा, अपने को पता है कि सभी प्रकार के शैवालों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनते हैं। कैसे खाद्य पदार्थ? आप सभी को पता है कि एक एग्जाम्पल है क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल क्या होती है? क्लोरेला शैवाल से बनते हैं बिस्किट, क्लोरेला शैवाल से बनते हैं बिस्किट, केक, ये सभी किससे मिलते हैं? क्लोरेला शैवाल से बनते हैं। तो ये भी खाद्य पदार्थ के रूप में होगी। और कुछ ऐसी होती है जो मुख्य रूप से बात करते हैं, पोरफायरा है, सारगेसम है, ये भी खाने योग्य होती है। पोरफायरा, सारगेसम, ये सब क्या है? खाद्य यानी कि खाने योग्य शैवाल है। कुछ सब्जी के रूप में खाई जाती है, कुछ डायरेक्ट ली जाती है, किससे? केक, पेस्ट्री बनते हैं, आइसक्रीम बनाने में मदद की जाती है इनसे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में याद रखना, कुछ ऐसी शैवालें होती है जो रोगों के उपचार में भी काम आती है। रोगों के उपचार में कैसे कि अपने को पता है कि जो कुपोषण रोकने हेतु कुछ ना कुछ एंटी न्यूट्रिशनाइड गोलियां बनती है। वो किससे बनती है? वो स्पाइरुलिना एक शैवाल होती है। क्या नाम है इसका? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जो शैवाल होती है, इस शैवाल से क्या बनाई जाती है? दवाइयां या गोलियां बनाई जाती है, चूर्ण युक्त गोलियां बनाई जाती है। ये गोलियां क्या कार्य करती है? इन गोलियों का कारण होता है कुपोषण को समाप्त करती है। किसी के अंदर कुपोषण है तो इस प्रकार की डॉक्टर द्वारा गोलियां या चूर्ण युक्त गोलियां दी जाती है जो कुपोषण को रोकती है। तो ये भी कुपोषण को रोकने के लिए भी क्या काम करती है? ये शैवाल काम करती है। स्पाइरुलिना शैवाल होती है। तो मुख्य रूप से अपने को भोजन के रूप में भी इसका बहुत महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अपने को क्लोरेला याद रखना, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम सभी क्लोरेला से बनते हैं। कोई भी ऐसी आइसक्रीम नहीं है जिसको क्लोरेला के बिना बनाया नहीं जा सकता, जो लंबे पीरियड तक जमी हुई रहती है। ऐसे नहीं है कि बात कर लो कि 1 महीने से उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 महीने पहले का है तो आप उसके अंदर मान के चलिए कि उसके अंदर क्लोरेला शैवाल डाली गई है, ठीक है। अगले बात की जाएगी दूसरा क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? दूसरा है एज फूडर। एज फूडर यानी कि चारा के रूप में। चारा के रूप में, चारा के रूप में कैसे कि आप सभी को पता है कि सभी प्रकार की जो मुख्य शैवालें होती है वो शैवालें
मुख्य रूप से बात की जाए तो रोडोफाइसी शैवाल, कौन सी शैवाल? रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, लाल और भूरी, मुख्य रूप से भूरी शैवाल है जो चारा यानी कि पशुओं या मवेशियों के अंदर चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। अब रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स की बात कीजिए और कुछ मुख्य एग्जाम्पल लेते हैं। देखना, उडोगोनियम एक प्रकार की शैवाल होती है जो मछलियों के लिए क्या होती है, मछलियां उनको खाती है समुद्र के अंतर्गत। मछलियों के भोजन के रूप में उडोगोनियम है, वो क्या करती है, भोजन के रूप में, चारा के रूप में होती है। नाम याद रखना, उडोगोनियम। उडोगोनियम एक प्रकार की शैवाल है। ये शैवालों का सेवन कौन करती है? इन शैवालों का सेवन करती है मछलियां। तो मछलियों के फूड के रूप में भी ये, इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अपने लिए बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है? औषधि। तीसरा क्या है? औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। अब देखो, जो मुख्य रूप से शैवालें हैं उनके औषधि के रूप में कैसे है कि आप सभी को पता है कि जो बुरी शैवालें होती है उसके अंदर आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। किन शैवालों में? बुरी शैवालों के अंदर, बुरी शैवाल में आयोडीन की मात्रा, बुरी शैवाल में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब आप सभी को पता है, हमने रोग वाला चैप्टर कर लिया है, अगर बुरी शैवालों के अंदर आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक है तो ये गलगंड वगैरह जो गले के रोग हैं उनके उपचार के लिए मदद करते हैं। तो ये औषधि के रूप में किस में ली जाती है? गलगंड रोग उपचार हेतु, गलगंड रोग उपचार हेतु औषधि के रूप में काम में ली जाती है। और आप सभी को पता है कि एक और मुख्य रूप से शैवाल होती है जिसका नाम है जेलिडियम, जो पेट के रोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी शैवाल है? जेलिडियम। जेलिडियम शैवाल होती है वो पेट यानी कि उदर रोग के लिए क्या है, उदर वाले जो रोग होते हैं उनको रोगों को बचाने के लिए, उनके रोगों को खत्म करने के लिए जेलिडियम शैवाल का एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, औषधि के रूप में उपयोग में लिया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कारा है और नाइटेला है, ये शैवाल क्या होती है कि जल के अंदर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और जब इनकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है और वे शैवालें जल के अंदर अगर मर जाती है तो क्या हो जाती है कि उस जल के अंदर आप सभी को पता है कि मच्छर की उपस्थिति कभी नहीं होती। तो इसके लिए क्वेश्चन कैसे बनता है, नोट लगा के लिखिएगा कि जो कारा है, कारा नाम की जो शैवाल है, नाइटेला शैवाल है, इनकी उपस्थिति मच्छर की अनुपस्थिति को दर्शाती है। मतलब कि कारा तथा नाइटेला, कारा एंड नाइटेला शैवाल, ये दोनों शैवाल जिस जल के अंदर रहेगी वहां पर मच्छर नहीं होंगे, वहां पर मच्छर नहीं रहेंगे। यानी कि कारा तथा नाइटेला शैवालों की उपस्थिति उस जल के अंदर मच्छरों की अनुपस्थिति को दर्शाती है। यानी कि ये जहां पर उगेगी वहां पर क्या नहीं रहेंगे, उस जल के अंदर मच्छर नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार ये लाभदायक महत्व थे शैवालों के। अब हम बात करते हैं शैवालों के कुछ हानिकारक महत्व, जिनकी वजह से हमें क्या होती है, हार्मफुल होता है हमारे लिए वो हानि पहुंचाते हैं। अब चौथा देखते हैं इसका एक और लाभदायक उपचार। देखो, औद्योगिक उपचार के रूप में भी इनका काम में लिया जाता है शैवालों का। अब औद्योगिक कैसे, चौथा नंबर जो लाभदायक है औद्योगिक के रूप में, यानी कि उद्योग और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी शैवालों का उपयोग किया जाता है। किससे निर्माण होता है, किस चीजों का निर्माण होता है, देखिएगा। सबसे पहले चीज औद्योगिक के अंतर्गत, शैवाल के अंतर्गत आता है एगार एगार। एगार 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 का निर्माण भी शैवालों से होता है। अब ये एगार एगार पहले तो होता क्या है, ये एक चूर्णी पदार्थ है, यानी कि चूर्ण युक्त पदार्थ होता है जो जल के साथ जेली बनाता है। यानी कि चूर्ण युक्त पदार्थ जो क्या है, जल के साथ जेली बनाता है, जल के साथ जेली बनाता है। एगार एगार का अपने को जो महत्व है, क्या है महत्व होता है इसका, एगार एगार बनता है, आपने याद रखना, मुख्य रूप से जेलिडियम से। किससे? जेलिडियम शैवाल से, जेलिडियम शैवाल से। अब जेलिडियम शैवाल से अपने को एगार एगार की प्राप्ति होती है। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग देखना, इसका उपयोग होता है सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक आइटम के अंतर्गत, सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत होता है। आइसक्रीम निर्माण के अंतर्गत, आइसक्रीम निर्माण में एगार एगार का प्रयोग होता है। चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, चमड़ा उद्योग में।
तो एगार एगार किससे प्राप्त किया जाता है? जेलिडियम शैवाल से। सौंदर्य प्रसाधन, आइसक्रीम निर्माण और चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग में लिया जाता है। और अपने को पता है कि एगार एगार क्या है? एक नाइट्रोजन रहित पदार्थ है। क्या है? नाइट्रोजन रहित होता है ये। दूसरा देखो औद्योगिक के अंतर्गत क्या आता है? दूसरा औद्योगिक के अंतर्गत आता है एल्जीनेट्स। क्या आता है? एल्जीनेट्स। अब ये एल्जीनेट्स क्या है? एल्जीनेट्स भी एक अविष पदार्थ है। दूसरा देखते हैं अपना, पहला एगार एगार, दूसरा एल्जीनेट्स। अब एल्जीनेट्स क्या है? ये भी एक अविष पदार्थ है जो तुरंत जेली समान संरचना बनाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कपड़ा रंगाई छपाई में, कागज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अपने को मिलता कहां से? ये अपने को मिलता है एस्कोफिलम से। एस्कोफिलम एक शैवाल होती है, एस्कोफिलम शैवाल से, एस्कोफिलम शैवाल से मिलती। अब इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है कागज निर्माण, कागज निर्माण में इसका उपयोग होता है। और किसका, और इसमें क्या होता है? कपड़ा रंगाई छपाई में, कपड़ा रंगाई व छपाई के अंदर इसका उपयोग होता है। तो एस्कोफिलम जो शैवाल होती है उससे क्या प्राप्त होता है अपने को? एल्जीनेट्स प्राप्त होता है। और एक और देखते हैं, एक और होता है देखो आयोडीन। तीसरे की बात करूं तो आयोडीन। आयोडीन का भी आपने को पता है कि हमने बात की आयोडीन की, जो अपनी फियोफाइसी यानी कि भूरी शैवाल होती हैं उनसे अपने को आयोडीन मिलती है। जो आयोडीन का एग्जाम्पल अपने को पता है, भूरी शैवाल है, फ्यूकस वगैरह है। भूरी शैवाल एक आधे एग्जाम्पल लिख देता है अभी, फ्यूकस वगैरह हैं जो सारी क्या है? भूरी शैवाल होती है, उनसे आयोडीन प्राप्त होता है। और कुछ होते हैं जो कृषि आधारित, जैसे नील हरित शैवाल वगैरह है, नॉन स्टॉक एनामिना होता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य में मदद करते हैं, राइजोबियम के जैसा सहजीवी वातावरण बनाते हैं पौधों के साथ। तो ये इसका क्या था मुख्य रूप से? ये इसके थे अपने लाभदायक। अब बात करें हानिकारक, यानी कि शैवाल कुछ होते हैं जो अपने लिए या सभी प्रकार के जीवों के लिए कौन से हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं, उनमें बात करें हानिकारक की। हानिकारक में सबसे पहला है जल ब्लूम, जल प्रस्फुटन, यानी कि जल का उफान लाना। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है क्योंकि बंगाल का आतंक जल ब्लूम कहलाता है। आपने सुना होगा कि जो बंगाल की खाड़ी के अंदर बहुत प्रकार के जलीय जीवों की मृत्यु का कारण क्या होता है? जल ब्लूमिंग, जल प्रस्फुटन कहलाता है। उसमें होता क्या है कि बहुत प्रकार की शैवालें जब अत्यधिक मात्रा में समुद्री जल में उगती है और उनके बाद वो मर जाती है, नष्ट हो जाती है और सड़ गल जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। किसके अंतर्गत? वाटर के अंतर्गत। और वाटर के अंदर पाए जाने वाले सभी जीव, मछलियां वगैरह है, उनको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती नहीं है, वाटर दूषित हो जाता है और वह उनके अंदर पाए जाने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बंगाल का आतंक भी, जो जलकुंभी वगैरह होती है, उनको कहा जाता है जल ब्लूम। तो जल प्रस्फुटन ये भी क्या एक हानिकारक प्रभाव है? जल प्रस्फुटन। जल प्रस्फुटन आपको पता है, एग्जाम्पल बात की जाए तो मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, शैवालें मर जाती है और जीवों की मृत्यु हो जाती है। एग्जाम्पल आपको पता है ऑसिलेटेरिया। कौन सी शैवाल होती है? ऑसिलेटेरिया। इस शैवाल की वजह से होता है। और भी बात की जाए तो नॉर्मल सी माइक्रोस्टिस्टिस है, माइक्रोस्टिस्टिस, ये भी शैवाल है जिसकी वजह से जल का प्रस्फुटन होता है। दूसरा अपना हानिकारक प्रभाव क्या है कि मछलियों की मृत्यु होना। मछलियों की मृत्यु कैसे? कि मछलियों की मृत्यु का मतलब है कि कुछ ऐसी शैवाल की जातियां होती है जो हानिकारक होती है। मछलियों की मृत्यु, कुछ ऐसी शैवाल की जातियां होती है जो ज़्यादा मात्रा में हानिकारक होती है, यानी कि जहरीली होती है, विषैली होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल यही है माइक्रोस्टिस्टिस। माइक्रोस्टिस्टिस ये क्या होती है? ये एक शैवाल की ऐसी जाति है जो जहरीली होती है, जिसकी वजह से मछलियों का सेवन कर लिया जाता है और ये मछलियाँ इनको खाने से मर जाती है। तीसरी अपने है जिम्नोडियम शैवाल, मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक होती है। याद रखना, जिम्नोडियम शैवाल का सेवन करने से मनुष्यों की मृत्यु हो सकती है। जिम्नोडियम शैवाल मानव के लिए हानिकारक होती है, या हम कह सकते हैं कि विषैली शैवाल है। और कई बार समुद्री किनारे पर पाए जाने वाले शहरों या गांवों में जिम्नोडियम शैवाल को अनजान के रूप में भोजन के दूसरी शैवालों के साथ साथ खा लिया जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज जो मोनेरा के स्टार्ट करते हुए प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी के अंतर्गत पहली बात की थी, आज हमने किसकी? शैवाल की। तो शैवाल आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्लांटी का वर्ग पहला शैवाल। इसके बाद हम प्लांटी के चारों वर्ग की बात करेंगे, जो हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, उनके बारे में। तो आप हमारे इस एनविरा एजुकेशन चैनल
को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।